वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। अच्छा, मेरी क्लास शुरू करने से पहले दो रूल्स है क्लास के। पहला ये कि डाउट्स पूछने में कभी भी शर्माना नहीं है। अगर आपका सरनेम शर्मा है फिर भी आपको शर्माना नहीं है। ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि पहला रूल हमेशा याद रखो। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ईश्वर काबरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बीएमसीसी। उसके अलावा मैं तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज को फाउंड तीनों फाउंडेशन लेवल्स को बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। और उसके अलावा टोटल जो एक्सपीरियंस है मुझे प्री एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, दैट इज अराउंड 6 years। उसमें मैंने अराउंड अराउंड नियर अबाउट 500 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उसमें एवरेज स्कोर जो होता है इकोनॉमिक्स में वो होता है 75-80। आपको टारगेट कितना रखना है? कम से कम आपको टारगेट रखना है 80 का। ठीक है। 40 अगर टारगेट है तो क्लास ही मत लगाओ, सिंपल, वैसे भी आ जाएंगे इकोनॉमिक्स। ओके। तो हमारा जो पर्पस है यहाँ बैठने का, मेरा जो पर्पस है यहाँ सिखाने का, वो ये है कि हम बहुत सारे फैक्ट्स जो है सिलेबस में उसको रट्टा नहीं मारने वाले हैं। इवन मैं पहले दिन ही ये बोलता हूँ कि रट्टा मारोगे तो फेल हो जाओगे। तो रट्टा नहीं मारना है हमें। हमें अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है कि वो सही पर्सपेक्टिव में सोचने के लिए सक्षम। ठीक है। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसा आपको पता है, पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4, क्या नाम है पेपर का? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। दो हिस्सों में डिवाइडेड है ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि क्या करना है आपको, गोला गोला करना है, सिंपल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये है 60 मार्क्स का। और बीसी के, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये है आपका 40 मार्क्स का। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है हमें? 2 घंटे। ठीक है, 2 hours का टाइम बेस्ड पेपर है। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विद बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होंगे आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, फिर हम बीसी के स्टार्ट करेंगे। सो इकोनॉमिक्स जनरली पहले स्टार्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने ये थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ है, आपको सब्जेक्ट का आइडिया भी होता है, इसलिए। ठीक है। बाहर तो कोई तो वेट कर रहा है, उसको अंदर बुला लेते क्या? तो दरवाजा खोल दे वो। तो मैं पढ़ाता कैसे हूँ और आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलेगा अवेलेबल, पढ़ाता मैं पूरा आईसीआई के मॉड्यूल से ही हूँ। आपको नोट्स मिल जाएंगे, कलरफुल नोट्स, और एमसीक्यू बुक भी है, वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। कलरफुल नोट्स और एमसीक्यू बुक ये सब सेकेंडरी है। मेन चीज जहां से हमें पढ़ना है वो है आपका आईसीआई का मॉड्यूल। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सब रजिस्ट्रेशन कर लेना टाइम रहते, आपका मॉड्यूल ऑर्डर कर देना। ठीक है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे आज। ठीक है। इंट्रोडक्शन। तो शुरुआत करने से पहले मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक्स आप कब से पढ़ रहे हो? मैं जब स्टार्ट किया था, मैं सीबीएसई में था, तो हमको 9th स्टैंडर्ड से था इकोनॉमिक्स, 9, 10, और फिर कॉमर्स आए तो 11, 12 भी पढ़ लिया।
तो सीए फाउंडेशन में आने से पहले 4 साल पढ़ा इकोनॉमिक्स। आपने कब से स्टार्ट किया? तो आपको 10th तक नहीं था क्या? अभी हट, कौन सा स्टेप, कौन सा बोर्ड? बहुत अच्छे। तो 11th 12th में आप पढ़ के आए हो इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे। सो क्या, अगर आप सपोज करो छोटा भाई बहन है आपका 4 5 साल का, क्या आप उसको इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत सिंपल वर्ड्स में? बता सकते हो इकोनॉमिक्स क्या है? फाइनेंशियल कंट्री की डेवलपमेंट क्या है, सब इकोनॉमिक्स क्या है, सारे इशू वर्ल्ड होता है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है। तुमने बच्चे को डरा दिया पहली बात तो। वो सीए करेगा नहीं, कॉमर्स नहीं लेगा। बहुत आसान तरीके से समझा सकते हो। मनी सिर्फ नहीं, सिर्फ मनी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो बहुत एक नैरो पर्सपेक्टिव हो गया मनी पॉइंट अगर हम। कंडीशन, अच्छा ठीक है। और ठीक है, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। इट इज मैनेजमेंट ऑफ मनी। तुम सब डेफिनेशन बोल रहे हो। मैं तुमको मीनिंग पूछ रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स है क्या, पहले उसी से स्टार्ट कर। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज, बस यही है मीनिंग। क्या लिखा मैंने? इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस, एज सिंपल एज दैट। अगर कुछ एग्जांपल्स ले, सपोज आप गाड़ी से आते हो तो पेट्रोल कितने का डलवाना है, 100 का, 200 का, 300 का, वगैरह वगैरह। चॉइस है, सिंपल। इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। सुबह नाश्ता क्या करना है, पोहा खाना है, उपमा खाना है, या ब्रेकफास्ट स्किप करना है, चॉइसेस है। अगेन, क्या है ये? इकोनॉमिक्स। सुबह नहा के आना है क्लास को या नहीं आना है नहा के, क्या है ये? चॉइसेस। इकोनॉमिक्स, सिंपल। आपने एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लिया 10th स्टैंडर्ड के बाद। कौन से स्ट्रीम्स होते रहे हमारे पास, गुजरे हम इन दुखों से, है ना? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसमें से भी आपने एक चूज किया। क्या क्या इन्वॉल्व था इसमें? सिंपल, इतना ही आसान। इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस। कितने साल के हो तुम लोग, 17 18? अच्छा, एलिजिबल फॉर वोटिंग कितने लोग हैं? ओके ग्रेट। तो किसको वोट देना है? एक आदमी बोल रहा है कि हम यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकलेगा, या आपको चांद पे पहुंचाएंगे, वगैरह वगैरह। या फिर दूसरे जो अच्छे दिनों की बात करते हैं जो अभी तक आए नहीं। तो किसको, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो किसको वोट देना है? अगेन क्या इन्वॉल्व है? चॉइसेस। इकोनॉमिक्स। तो आज तक हम हर रोज हर मोमेंट में इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं, बस हमें ये पता नहीं था कि इस चीज को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो एक बार फिर से, इकोनॉमिक्स यानी कि क्या? मेकिंग चॉइसेस, एज सिंपल एज दैट। इस मोमेंट में तुम्हारा ध्यान स्क्रीन पर है, या कहीं और मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हो कि वहां पानी मिलेगा या नहीं? अगेन ये चॉइस है कि यहाँ ध्यान देना है या नहीं देना है। इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब एक्सप्लेन कर पाओगे अपने 4 5 साल के भाई बहन को? इतना ही आसान है, सिंपल। ओके, एंड ट्रस्ट मी, पूरा सिलेबस भी इतना ही आसान है जितना ये मीनिंग है। तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं, अगर हमें मीनिंग समझ में आ चुका है तो। मीनिंग समझा है सब, मेरे साथ है? ओके। तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा अगर मैं इतिहास बोलूं तो ग्रीक वर्ड एक है ओइकोनॉमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। उससे ये ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो उस टाइम पे हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स तक ये सीमित था कि घर में हम मनी मैनेजमेंट, जैसा तुमने बताया, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स को रखा गया था। उसके बाद 19th सेंचुरी तक आते आते इसका नाम चेंज हो गया और इसको जानने लगे लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से। क्यों? क्योंकि जैसा तुमने भी बोला बिल्कुल सही, कि पूरे कंट्री का
वेल्थ पता करना या डेवलपमेंट पता करना, कंट्री स्पेसिफिक ऐसे कुछ चीजें पढ़ना, ये सब जब करने लगे तब पॉलिटिकल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। उस टाइम पे जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं इनको, एडम स्मिथ, उन्होंने भी जो बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें भी यही सब है। ठीक है। Okay. इसके अलावा इधर दिया नहीं गया सिलेबस में, पर इसके अलावा एक और इंडिया में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होके जा गए, आपको पता है उनका नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब, आचार्य चाणक्य। तो चाणक्य 300 बीसी वगैरह उस टाइम पे बेसिकली, उस टाइम से उन्होंने एक बुक लिखी हुई है जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अर्थशास्त्र। और एक और है चाणक्य नीति, वो जनरल एब्रीविएशन है, बट अर्थशास्त्र यानी कि पूरा इकोनॉमिक्स ही है, उसमें बहुत अगले लेवल का इकोनॉमिक्स है जो आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर मैं उसमें से एक किस्सा बताऊं आपको, तो उसमें ऐसा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जाता है चाणक्य के पास और वो बोलता है कि मुझे ऐसा ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है अपने लिए, अपने राज्य के लिए ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मेरे को, मतलब उसके दिमाग में ऐसा आइडिया था कि मैं टैक्सेस बढ़ा देता हूँ, जितना भी उस टाइम पे रेट था उससे मैं टैक्सेस बढ़ा देता हूँ। तो आचार्य ने उनको बोला कि ऐसा मत करो, और जितने कम टैक्सेस रखोगे उतना ज्यादा लोग सोचेंगे नहीं पे करने के टाइम। तो वही इंडिया में यही फिलोसॉफी के चलते इंडिया में ये फॉलो नहीं किया गया। इंडिया में जो टैक्सेशन के रेट्स हैं 28% तक का आपको जीएसटी लग जाता है। उसके अलावा इनकम टैक्स में जाओ तो 40% वगैरह तक इनकम टैक्स लग जाता है। इतना ज्यादा टैक्स रेट्स है। और इंडिया में टैक्स पेयर्स कितने हैं फिर? इतनों से जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सिर्फ बहुत थोड़े से लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, और बहुत थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये सुना नहीं जो आचार्य चाणक्य ने बोला। वही अगर तुम सिंगापुर में जाओगे, सिंगापुर में एक ही रेट है जीएसटी का, दैट इज 8%, और इनकम टैक्स भी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, ऐसे समझो। क्या सिंगापुर आप ऐसा बोल सकते हो कि ज्यादा डेवलपिंग नेशंस में ही ज्यादा आगे है हमसे, नॉट इन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी बट इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी के केसेस में? यस। क्यों? उनकी गवर्नमेंट भी रिच है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग दो बार नहीं सोचते, अरे 8 तक का ही देना, 100 रुपए मैं कमा रहा हूँ उसमें सिर्फ 8 ही देना है ना। यहाँ पे 10,000 बार लोग सोचेंगे 28 रुपए देने, 40 रुपए देने, इस वजह से। तो ऐसा है कि घर की मुर्गी दाल बनाकर, ये कंसेप्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो तीन चीजें हमने पढ़ी अभी तक। सबसे पहले एकदम सिंपल सा मीनिंग हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स का, दैट इज मेकिंग चॉइसेस। उसके बाद ग्रीक वर्ड हमने देखा, कौन सा है ग्रीक वर्ड? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। एंटिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको बोला जाता है? एडम स्मिथ। और उनकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत अच्छा। चलो फिर एक एक्टिविटी करते हैं। सपोज करो तुम्हारा है बर्थडे आज, और तुमको मिलते हैं घर वालों से कितने रुपए मिलते हैं? 1,000 रुपए। वैसे ये चलेगा क्या? 2016 के बाद से दुख, ये अलग दुख है लोगों के लाइफ में। आज भी मिल जाते हैं वैसे, 500 1,000 मिलते तुम्हारे घर पे, रखे या तुमने संभाल के? अरे अपने आने वाली जनरेशन को बोलना ऐसा हुआ था, बैंकों की लाइन में खड़े थे। तो मान लो ये नोट चलता है और तुमको मिलते हैं 1,000 रुपए। ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो तुम कर सकते हो इन 1,000 रुपए में? क्या क्या ऑप्शंस है? सपोज करो तुम एक बर्थडे पार्टी थ्रो कर सकते हो अपने सब फ्रेंड्स के लिए। उसके अलावा तुम मूवी देखने जा सकते हो, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो, अपने लिए किताबें खरीद सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। सपोज शनिवार वाड़ा चले गए, अभी गोवा ट्रिप तो होगा नहीं इतने पैसों में, तो हम थोड़ा कम बजट वाला रखते हैं। शनिवार वाड़ा ठीक है, महाबलेश्वर भी नहीं होगा मेरे को नहीं लगता। लोकल में जाओ तो हो सकता है वैसे, तलेगांव और लोनावला उसके बाद, है ना। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सब कुछ कर सकते हो?
क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? यस, क्योंकि हमारे पास ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है। ठीक है? ये जो रिसोर्स है दिस इज लिमिटेड, और हमारी जो ख्वाहिशें हैं यानी कि वांट्स जो है हमारी, वो क्या है? अनलिमिटेड। इवन जिंदा रहना भी एक वांट ही है, चाह है। ठीक है? तो जब तक जिंदा है तब तक बहुत सारी वांट्स है, और रिसोर्सेस हर मोमेंट पे क्या है? लिमिटेड। 10th स्टैंडर्ड के बाद भी सपोज करो आपको फिजिक्स पढ़ना था और अकाउंट्स भी पढ़ना था, लेकिन कर सकते थे क्या? ये पॉसिबल था क्या? न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो है उसमें ये पॉसिबल है, क्योंकि उसमें वो अलग अलग चॉइसेस देंगे आपको सब्जेक्ट्स का, आप खुद चूज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं। इवन अगर मैं बोलूं, मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त भी है, उनको अभी अकाउंट्स पढ़ाया जाता है। कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स पढ़ने के, तो दैट इज हैपनिंग। बट राइट नाउ आप सब कुछ नहीं कर सकते। फोकस हम ये करते हैं कि 1000 रुपए है हमारे पास, हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है? वी आर फोर्स टू मेक चॉइसेस। हमें चूज करना पड़ता है किसी एक को। सपोज करो हम यहाँ पे चूज करते हैं जो, जिससे क्या हो, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है? एक और एक्टिविटी करते हैं, चलो। में दिख रहा है ये क्या है? ये एक मेनू कार्ड है, बराबर? तो मेनू कार्ड है हमारे पास, और अब सपोज करो हम सब गए हैं डिनर पार्टी में, और हमारा बजट है सिर्फ 2000 रुपए। तो मुझे बताओ, अच्छा वेजिटेरियन ही मंगाना, वेज ही है ना इसमें सब? अच्छा चिकन विकन भी है, ठीक है। सुबह सुबह चिकन विकन नहीं, 2000 ही रुपए है तुम्हारे पास, और तुमको खाना ऑर्डर करना है सबके लिए। तो हाउ मच विल यू स्पेंड ऑन व्हाट? दिख रहे हैं तुम्हें? प्राइसेस दिख रहे हैं सबको? हाँ, सबका मिलके बजट 2000। हो सकता है। थिंक थिंक, क्या क्या ऑर्डर करो, क्या क्या सब्जी अच्छी लगती है तुम्हें? एक सेकंड रुक जा। दिख रहा है? हम्म, बोलो, मैं नोट डाउन करता हूँ। बोलो। ये इतने ही लोग है रे। हाँ बहुत है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या ऑर्डर करेगा? मंचूरियन? तो वही तो, कुछ भी क्या, कुछ तो चूज कर। चूज, मेकिंग चॉइसेस, यही इकोनॉमिक्स है, यही पढ़ना है। कहाँ पे है रे? क्वांटिटी ज्यादा होगी ऐसा मैं अज्यूम करके। अच्छा अच्छा, वेज बिरयानी कितने में है रे? देखने दे एक सेकंड। वेज बिरयानी 250 रुपीज वेज बिरयानी। चलो, तुमने तुमने सपोज करो 4 वेज बिरयानी ऑर्डर कर दी, कितने खर्च हो गए? 1000। अभी भी 1000 बाकी है, लोगों के पेट भी भरने बाकी है। अब क्या ऑर्डर करोगे? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, ठीक है, चल 1000 में तुमने काम निपटा दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल अगेन वही था, 2000 रुपए में क्या आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो? नहीं। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ चूज करते रहते हैं, ये जंग जो है हमारी वो चालू रहती है। क्यों? प्रॉब्लम वांट्स नहीं है, प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्सेस। तो दो फंडामेंटल फैक्ट है अभी हमारे पास। कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट है? सबसे पहला, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। चाहे कोई भी रिसोर्स उठा लो, पानी से लेके मनी तक, एवरीथिंग इज लिमिटेड। और दूसरा क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। हमारी ख्वाहिशें जो है वो खत्म नहीं होती, बहुत ज्यादा ख्वाहिशें। ठीक है? ये दो फंडामेंटल फैक्ट्स, और कुछ गलत नहीं है अनलिमिटेड वांट्स होना। लिमिटेड रिसोर्स प्रॉब्लम है, लेकिन अनलिमिटेड वांट्स प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ओके, तो वापस आ जाते हैं वो बर्थडे पार्टी वाले पे। तो हम इस 1000 रुपए में क्या चूज करेंगे?
जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है वो चूज करें। तो सपोज करो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो देता है वो है मूवी देखना, सीरीज देखना, तो मैं चूज करता हूँ मूवी। तुम हो सकता है कपड़ों या फिर बुक्स या फिर बाकी और कुछ चूज करो। ठीक है, तो हम चॉइसेस कैसे करते हैं उसके पीछे ये लॉजिक है। उसके पीछे ये लॉजिक है कि हम क्या करते हैं दिमाग में एट द बैक एंड, हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं सारे ऑप्शंस, क्योंकि सब कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम डिलेमा में पड़ जाते हैं कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। एंड उसके बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, यू इवेल्युएट द वेरियस अल्टरनेटिव्स। जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, जैसे इसने मेनू कार्ड देखा और क्या ऑर्डर किया, बिरयानी। इतने सारे अल्टरनेटिव्स में से क्या ऑर्डर किया, बिरयानी। मेरे पास भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, मैंने क्या चूज किया, मूवी। सिंपल। So you evaluate the various alternatives and choose the one that gives you greatest satisfaction. उन पैसों में, लिमिटेड बजट में, हम ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सके इसके ऊपर फोकस करते हैं। दिमाग में हर एक जो चॉइस है वो ऐसे ही काम करता है। सपोज करो मम्मी तुमको ऑप्शंस देती है खाने में कि क्या खाएगा खाने में, सपोज करो मटकी और क्या क्या ऑप्शंस है, पनीर वगैरह वगैरह वगैरह। तो तुम क्या करते हो दिमाग में, अच्छा मुझे अच्छा क्या लगता है, पहले वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और ये बहुत फास्ट होता है ना। यू इवेल्युएट द वेरियस अल्टरनेटिव्स और फिर तुम एक जो तुम्हें ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिले वो चूज करते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है। और दो फंडामेंटल फैक्ट्स जो हमने पढ़े, क्या क्या, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मींस टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, यानी कि रिसोर्सेज जो है दैट आर रिलेटिवली स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, सब मेरे साथ है, यस। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार धीरे धीरे रिकैप करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स एक बहुत आसान शब्दों में क्या होता है, मेकिंग चॉइसेस। ओके, फिर आगे बढ़े और हमने बात की इकोनॉमिक्स का ग्रीक ओरिजिन कौन सा है, इकोनॉमिया, विच मींस हाउस होल्ड। उसका आगे फिर टर्न हुआ और 19th सेंचुरी में क्या जानने लगा, इकोनॉमिक्स का नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और उसकी उनकी बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर हमने एक्टिविटी की जिसमें हमने 1000 रुपए में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, बट हुई सिर्फ एक। क्यों हुई, क्योंकि हमने चूज करने में, बेसिकली दिस लिमिटेड रिसोर्सेज आर फोर्सिंग अस टू चूज समथिंग। अनलिमिटेड वांट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमतरता प्रॉब्लम। तो उसके बाद हमने दो फंडामेंटल फैक्ट्स देखे, कौन से, एक बार मेरे साथ दोहराओ, कौन से, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर, यही तक देखा अभी तक। एनी डाउट्स इन एनीथिंग, सब क्लियर है, सब मेरे साथ है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन कम मीनिंग की। आपको इकोनॉमिक्स में 12th स्टैंडर्ड में, मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड में कहीं तो भी आपको बहुत सारे इकोनॉमिक्स के नाम और उनकी बहुत सारी डेफिनेशंस, ऐसा था कहीं पे, है ना। वो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है वैसा, क्वेश्चंस में है, बट हमें यहाँ पे फोकस जो है, आईसीए आपको क्या बोलता है, आपका फोकस जो है रट्टा मारने पे नहीं रखना है, आपको फोकस रखना है समझने में कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो तो इकोनॉमिक्स है क्या, economics is the study of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society। मतलब क्या, इस डेफिनेशन को टुकड़ों में पढ़ते हैं और मीनिंग समझते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है ये एक स्टडी है। आप इसमें स्टडी करते हो, किस चीज का स्टडी करते हो, आप इसमें एक प्रोसेस का स्टडी करते हो। उस प्रोसेस के अंदर क्या है, उस प्रोसेस में आप
लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट करते हो, इस तरह से एलोकेट करते हो ताकि आपके कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स जो है उसमें से जो आपको ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन दे वो सेटिस्फाई हो सके। ये प्रोसेस ही कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो अभी हमने क्या देखा, एग्जाम्पल जो था हमारा बर्थडे पार्टी वाला, उसमें थे 1,000 रुपए और हमारे पास बहुत सारे कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स थे, जैसे बर्थडे पार्टी थ्रो करना, ट्रिप को जाना, बुक्स लेना अपने लिए, या फिर कहीं खाना वगैरह खाना, या मूवी देखने जाना वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चॉइसेस थे। तो हमने किया क्या, इस लिमिटेड रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट किया ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो दे सके वो सिलेक्ट, ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन जो दे सके वहां पे ये रिसोर्स का इस्तेमाल। यही प्रोसेस है इकोनॉमिक्स। सिंपल, क्लियर है? यही कहना चाहते हैं वो। ओके, ग्रेट। लेकिन ये अगर डेफिनेशन पढ़ो तो आपको थोड़ा सा, अगर थोड़ा और डीप में जाओ तो आपको डर लगेगा। डर क्या लगेगा, क्योंकि ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्स, यानी कि सारे रिसोर्सेज जो है पृथ्वी पे वो लिमिटेड है। बराबर, हमने फैक्ट भी पढ़ा है। अगर सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी ना। यही बोल रहे हैं ना वो लोग, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो इन शॉर्ट पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जिंदा हो? यस ना, मेरे को तो दिख रहा है। तो आप जिंदा हो, तो हम बहुत सालों से जिंदा है, हमारे पूर्वज भी बहुत सालों से जिंदा है। क्या पृथ्वी खत्म हुई? क्या पृथ्वी खत्म हुई? क्या प्रोबेबिलिटी है कि पृथ्वी कभी खत्म हो जाए? बहुत कम। अगर पूरी सोलर सिस्टम में सन वन एक्सप्लोड हो गया, कुछ हुआ, तो फिर हो सकता है कि पृथ्वी खत्म हो जाए, बट तभी भी चांसेस का बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, और उसको टाइम भी बहुत है, 1.5-2 करोड़ साल। तुम तब तक जिंदा रहे तो देख लेना भाई, है कि नहीं? लेकिन फिलहाल के लिए फोकसिंग ऑन द मोमेंट, क्या पृथ्वी खत्म हुई? द आंसर इज नो। तो ऐसा क्या हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से पृथ्वी खत्म नहीं हुई और हम भी जिंदा है, हमारा काम भी बढ़ चल रहा है? ऐसा क्या हुआ? आंसर इज ये, हमने क्या किया, हमने चीजों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना शुरू कर दिया। जैसे बहुत पुराने टाइम, अगर बहुत ज्यादा फ्लैशबैक पे जाओ तो आपको कुछ इस तरह की झलकें याद आएंगी अपनी। नहीं याद आएगी, ऑफ कोर्स इतना पुराना नहीं है हमारा ये। बट होमोसेपियंस ने जब शुरुआत की थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? अपने पैर। सिंपल। तब तक कुछ नहीं बना था, तो वो पैरों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। फिर थोड़ा और दिमाग लगाया हमने और हमने बनाया बुलक कार्ट, व्हील वगैरह आविष्कार किया, घोड़ा गाड़ी वगैरह, बुलक कार्ट्स, ये सब हमने बनाया। फिर मान लो सारे के सारे बुलक्स आज गायब हो जाते हैं पृथ्वी से, फिर भी क्या आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो? क्या आप बुलक कार्ट पे आए थे आज? नहीं। तो आप किस पे आए थे? गाड़ी पे, नॉर्मल आपकी टू व्हीलर या फिर बस वगैरह। इसमें क्या चल यूज करते हैं हम? पेट्रोल, डीजल, ये सब इस्तेमाल करते हैं, बराबर। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चेंज हो गया। तो मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि बुलक्स अगर सपोज करो गायब हो गए पृथ्वी से, तो फिर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। यस। और एक सवाल पूछता हूं कि क्या आज अगर जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्रूड ऑयल भी पृथ्वी से गायब हो गया, सपोज करो एग्जॉस्ट हो गया, फिर भी क्या आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? कैसे? इलेक्ट्रिक व्हीकल कर सकते हो ना ट्रांसपोर्ट। तो जैसे जैसे हम डेवलप होते गए वैसे वैसे हमने चीजों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाते चले।
उस वजह से भले ही एक रिसोर्स चाहे खत्म हो जाए, हमारा काम उससे ज्यादा तेजी से दूसरा कोई रिसोर्स है वो कर पा रहा है। ठीक है, यही मैं बताना चाहता हूँ। और एक एग्जांपल अगर ले यहाँ पे तो एनर्जी के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत पुराने टाइम में 1700s वगैरह के टाइम पे हम इस्तेमाल करते थे कोयला, रेलवेज वगैरह इन सब के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन शॉर्ट, उसके लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते थे। आज भी इस्तेमाल करते हैं कोयले का, लेकिन अगर मान लो पृथ्वी से, अगेन वही सवाल है, कोयला खत्म हो जाए फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास क्या है, सोलार पावर है, हमारे पास विंड पावर है, हमारे पास टाइडल एनर्जी वगैरह है, बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स है। सिंपल, चाहे एक रिसोर्स खत्म हो जाए हमारा काम नहीं रुका। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस थे जो खत्म हो गए, फिर भी हमारा काम नहीं रुका, हम उल्टा आगे ही बढ़ते गए, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाते चले। एक लास्ट एग्जांपल अगर मैं इसमें दूं, एकदम लास्ट, क्रिस्टल क्लियर, सबसे पहले हमारे लिए लाइट का सोर्स जो था वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ सन, सिर्फ और सिर्फ सन। उसके बाद हमने सपोज करो फायर का आविष्कार किया, तो हम रात को भी देख पा रहे थे, फिर मशाले वशाले बनी, कैंडल वैंडल वो सब। फिर फायर अगर नहीं भी है फिर भी हम देख पा रहे हैं किसकी वजह से? बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला बल्ब, बराबर। अब फायर की जरूरत आपको नहीं है अंधेरे में देखने, फिर बल्ब में भी हम और आविष्कार करते चले गए, और अब एलईडी है हमारे पास। तो मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, क्या इस रूम के अंदर जहां तुम बैठे हो, क्या इस रूम के अंदर कहीं पे भी सनलाइट आ रहा है? क्या इस रूम में कहीं आग लग रही है, आग जल रही है? बेसिकली नहीं, फिर भी आप देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि हमारे पास है एलईडीज और बल्ब्स बेसिकली, उसकी वजह से। तो चाहे एक रिसोर्स, वही मैं बताना चाहता हूँ कि भले ही रिसोर्सेज लिमिटेड है, एग्रीड, बट एक रिसोर्स खत्म हुआ फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास और अल्टरनेटिव्स हैं जो हम बना रहे हैं और इन प्रोसेस में। तो इसकी वजह से इंसानों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ और आगे बढ़ते ही चले गए। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने, पहली चीज ये कि हमने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाई चीजों की। ठीक है, और दूसरा जो है वो है ये कि हम एजुकेशन और स्किल्स को बेहतर बनाते चले गए। मतलब जिस स्पीड से आज एक छोटा बच्चा मोबाइल यूज करता है, वो देख के मेरे को भी शर्म आ जाती है कि भाई इसकी टाइपिंग स्पीड और अपनी टाइपिंग स्पीड में बहुत फर्क है। इवन आज भी बच्चे, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तब तक तुम्हारे पूरे मैसेजेस टाइप पूरे हो जाते हैं। तो न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स है। और इवन छोटे बच्चे, बहुत छोटा एक मेरा भांजा है 3 साल का, वो यूट्यूब ऐसे चलाता है, ऐसे फीचर्स बताता है कि मेरे को भी नहीं पता था। ऐसा है, तुमने भी अपने घर में ये सब ऑब्जर्व किया होगा। तो न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स, और जनरेशन और ज्यादा चेंज हो ही रही है उसके साथ साथ। तो बेटर एजुकेशन, न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स और चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना वगैरह वगैरह, इन सब वजहों से हम आज भी जिंदा है, भले ही एक रिसोर्स खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इकोनॉमिक्स का नया डेफिनेशन क्या बनता है, बस ये लास्ट चीज है जो हम देखेंगे आज, कि इकोनॉमिक्स का नया डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या बनता है, नया मीनिंग क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या सब मेरे साथ है? गुड, बहुत अच्छे, लेट्स मूव अहेड। तो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, वो इनकरेक्ट नहीं था, इनकम्प्लीट था जो हमने पहले पढ़ा, रिसोर्स एलोकेशन वाला। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा कंप्लीट है। क्या बोल रहे हैं ये देखो, economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce resources to various uses। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा, रिसोर्स एलोकेशन, लिमिटेड रिसोर्सेस को बॉन्ड्स में एलोकेट करना, ये तो है ही, सेमीकोलन उसके आगे, इट ऑल्सो डील्स विथ द प्रोसेसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेस इज इंक्रीज्ड। मतलब जैसे पैदल चलने से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक की जो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी हमने इंप्रूव की वो, और उसके साथ साथ
कैसे शार्प फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी में, उससे आप कैसे डील करते हो, यूटिलाइजेशन कैसे करते हो रिसोर्सेज का, वो सब। तो इन्होंने पहला वाला जो ओल्ड डेफिनेशन जो हमने पढ़ा रिसोर्स एलोकेशन वाला, वो तो है ही, उसके साथ साथ इन्होंने क्या ऐड किया है, processes by which productive capacity of these resources is, कि कैसे हम रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएं। सिंपल। ओके, तो यही तक था बेसिक इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ने वाले थे, ये बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर से हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग वगैरह वो सब स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद एंड करते हैं लेक्चर। तो एक सेकेंड, हाँ, तब चैप्टर का नाम क्या था, पूरा नाम बता सकते हो चैप्टर का? पिछले आधे आधे पौने घंटे से हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस। तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें हम फर्स्ट यूनिट जो है वो पढ़ रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसमें हमने बात की अब इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है, मेकिंग चॉइसेस। उसके बाद ग्रीक वर्ड पढ़ा ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड, फिर 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर उसके बाद हमने आगे बात की एडम स्मिथ और वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज किए हमने, उसके बाद ये समझा फंडामेंटल फैक्ट्स, तो हमारे पास ये क्लियर हुए कौन से, पहला लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स। और फिर बेसिक डेफिनेशन हमने डेवलप की जो कि इनकम्प्लीट है, कौन सी है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस। उसमें प्रोसेस में क्या स्टडी करते हो, लिमिटेड रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। और सारी वांट सेटिस्फाई होती है क्या? नहीं। कौन सी वांट है जो सेटिस्फाई होती है, जो हमें ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन दे और लिमिटेड रिसोर्सेस में बैठे। सिंपल। फिर आगे बढ़े, फिर हमने बात की इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसमें दो चीजें मिसिंग। पहली कि आप प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो चीजों की बढ़ाते गए, रिसोर्सेज की बढ़ाते गए, उसकी बात नहीं हो रही है। और दूसरा बेटर एजुकेशन एंड स्किल्स की बात नहीं हो रही है। वो दोनों हमने डाला और नया डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन देखा, ओल्ड पुराना एज इट इज रिसोर्स एलोकेशन प्लस हाउ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड, इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मॉड्यूल्स हो सके तो जरूर कैरी करो, कि मैंने जैसे बताया मैं मॉड्यूल से ही पढ़ा था। नोट्स कब मिल जाएंगे तुमको, एडमिशन कंफर्म होती है मेरे ख्याल से, अभी तक है भी नहीं अवेलेबल, इस हफ्ते के एंड तक प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो किस किस ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ना अभी, तो मेरे ख्याल से सबने ही नहीं किया है, तो कर लेना इस हफ्ते के अंदर अंदर। रसिका मैम से हेल्प ले लेना, क्या क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और कर लेना, ठीक है। चलो फिर, ओके ग्रेट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल 7:45। गुड बाय।